चार अमीर मालकिन एक गरीब काम वाली। अरे रानी, तू क्या कर रही है? अरे तुझसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे मालकिन, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी सब कुछ बनाकर लाती हूँ। अरे तेरे इस 2 मिनट के चक्कर में हमारी भूख से जान निकल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुझे नौकरी से निकालना पड़ जाएगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखो, रोना बंद करो वरना मैं अभी तुम्हें निकाल दूंगी। रानी अपनी चारों मालकिनों की बातें सुनने के बाद चुपचाप काम करने लगती है। उसकी चारों मालकिन उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी, लेकिन रानी बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसके चलते उसे अपनी मालकिन की सभी अत्याचारों को सहन करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन रानी रसोई में बर्तन धो रही होती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों से कांच के गिलास नीचे गिर जाता है। हे भगवान, क्या कर दिया तूने? फिर से एक और नुकसान। अरे जीजी, जरा यहाँ तो आना, देखो इसने क्या किया है। अनन्या के चिल्लाने पर रानी की बाकी तीनों मालकिन भी आ जाती हैं, जिसके बाद एक और नुकसान। अरे तू जानती भी है ये ग्लास कितने महंगे हैं? अब इन एक्सपेंसिव गिलासों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे इसकी तनख्वाह से काटूंगी मैं तो। मेरे महंगे महंगे कांच के ग्लासों का इसने नुकसान कर दिया है। जी तो कर रहा है इसे पकड़ के मारूं। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, जो हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। पैसे तो मैं फिर भी तेरी तनख्वाह से ही काटूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या तेरे नुकसान की भरपाई क्या हम अपनी जेबों से भरेंगे? रानी रोने लगती है, जिसके बाद वो चारों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही महीने का वो दिन भी आ जाता है जब रानी को उसकी तनख्वाह का केवल 1/4 हिस्सा ही हाथ पड़ता है। अरे मालकिन, ये क्या? आपने तो मुझे केवल 2000 रुपए ही दिए, बाकी की 8000 रुपए कहाँ हैं? हो देखो तो सही, इसे पूरी तनख्वाह चाहिए। अरे बेटा, ये जो तूने हमारे घर में नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं मालकिन, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इतने कम पैसे मत दीजिए, इतने में तो मेरा गुजारा भी नहीं चल पाएगा। अरे दूर हट, चल निकल यहाँ से। काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं तेरी इस गलती को माफ कर दूंगी? जब देखो इस घर में नुकसान करती रहती है, उसकी भरपाई करने के लिए तेरी तनख्वाह तो काटनी ही पड़ेगी ना। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो इसको अकल कैसे आएगी? इसको सबक सिखाने के लिए उसकी तनख्वाह काटना बहुत जरूरी है। अगर तुझे पैसे लेने हैं तो ले ले, वरना तुझे ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझी तू? रानी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है, जिसके बाद उसके पास और कोई चारा नहीं होता। वो चुपचाप अपनी मालकिन के हाथ से 2000 रुपए ले लेती है और अपने घर लौट आती है। बेचारी उन पैसों से केवल अपने घर का राशन ही डलवा पाती है, जिसके चलते वो अपने मकान का किराया भी नहीं दे पाती। एक तरफ रानी की चारों मालकिन उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं, तो दूसरी तरफ उसका मकान मालिक उसे घर से निकालने की धमकी देता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन उसकी चारों मालकिन शाम के वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रही होती हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। अरे जाने मन, अपने सारे गम मेरे साथ बांटो, मैं तुम्हारे सारे गमों को एक रात में ही दूर कर दूंगा। जब से हम चारों के पति भगवान को प्यारे हुए हैं, तब से हमने तो जिंदगी को सही से जीना ही छोड़ दिया था। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मुझे अपने पति की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ। अरे तुम लोग परेशान क्यों होती हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमने तो सुना ही होगा, बेस्ट फ्रेंड विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो हमारा फायदा उठाओ, हम तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? तुम्हें क्या लगता है हम चारों तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगी? अरे तो आ जाओ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी शिल्पा अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों। हमने तुम्हें अपना दोस्त समझा, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए वही तुम बोलते जाओगे। अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के बाद अर्जुन जोर से शिल्पा का हाथ पकड़कर मोड़ने लगता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अरे बेबी डॉल, अब तो यहाँ पर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। वो चारों बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं, जिसके बाद अर्जुन और राघव दोनों उनके नशे में होने का फायदा उठाकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। अरे चलो चलो, जोर से चिल्लाओ और अपनी मदद के लिए किसी को बुलाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारे चिल्लाने पर भी यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। अरे अरे छोड़ दो हमें, हमारे साथ जबरदस्ती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो तुम दोनों का क्या हाल होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे क्या लगता है कि पुलिस की धमकी देने के बाद हम तुझे छोड़ देंगे? हम दोनों तुम चारों का आज वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
देखते जाओ अब आगे क्या होता है। राघव और अर्जुन दोनों ही उन चारों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिसके चलते ये सब रानी देख लेती है और तुरंत छुपकर अपनी मालकिन के फोन से पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस पुलिस, जल्दी से लोखंडवाला में जो लाल मंदिर है उसके सामने वाले घर में आ जाओ। यहाँ पर 2 बदमाश मेरी मालकिनों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। रानी के कंप्लेन करने के थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस राघव और अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। दिशा, अनन्या, शिल्पा, तनीषा वो चारों पुलिस को देखकर उनका शुक्रिया अदा करने लगती हैं। तभी पुलिस उन चारों से कहती है, अरे तुम्हारी जान बचाने वाले हम नहीं, तुम्हारे घर की नौकरानी है, जिसने सही वक्त पर रहते हमें ये सूचना दी कि तुम चारों की जान मुसीबत में है। आज अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो पता नहीं तुम चारों का क्या होता। ये सुनते ही उन चारों को बहुत अफसोस होता है और पुलिस के जाने के बाद वो चारों मिलकर रानी से माफी मांगते हुए कहती हैं, रानी, तुमने हमारी इतनी मदद की, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से ही बची है, नहीं तो वे दरिंदे हमारे साथ पता नहीं क्या करते। जब से तुम हमारे घर में काम करने आई हो तब से ही हम चारों बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी के चलते तुमने काम नहीं छोड़ा और हम सभी के अत्याचारों को सहन किया। आज हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने भी तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, हो सके तो मुझे भी तुम माफ कर देना, लेकिन हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। देखो, मैं जानती हूँ कि हम चारों की गलतियाँ माफ करने के लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक मौका मांगना चाहती हूँ। आज से तुम हमारे घर की नौकरानी नहीं रानी हो और तुम हमारी ही तरह इस घर में रहोगी। उस दिन के बाद से वे चारों रानी के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार करने लगती हैं, यहाँ तक कि वो रानी को अपने घर का एक कमरा रहने के लिए दे देती हैं, जिसमें रानी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो चारों मिलकर रानी के दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, जिसके चलते उसके दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। सास की 2 मोटी और 3 पतली बहुएं। घर के सभी लोग खाने की टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाने की टेबल पर दिशा और मानसी खाना खा रही होती है। उनके आगे की थालियों में ढेर सारा खाना भरा होता है। अरे मानसी, जरा मुझे अचार और सलाद तो देना। हाँ हाँ, ये लो, बिना अचार और सलाद के तो खाना खाने का मजा ही नहीं आता। तभी उन दोनों की सास उनसे कहती है, अरे हाँ हाँ, खाओ खाओ। अरे कम से कम दूसरों के बारे में भी सोच लेना। तुम्हारी 3 देवरानी अभी हैं, बेचारी बिना खाए सूख कर कांटा होती जा रही है और तुम दोनों खा खा कर मोटी हो गई हो। अरे क्या माँ जी, जब देखो हमें नजर लगाती रहती हो, आपको और कोई काम नहीं है क्या? अरे हमने इन्हें खाने से रोका थोड़ी है, अगर इन्हें खाना खाना है तो खा सकती है, भला हमारे ना खाने से ये मोटी थोड़ी ही हो जाएंगी। तुम दोनों ही पूरे परिवार का अकेले का खाना खा जाती हो तो इनको क्या बचेगा? और फिर खा खा कर तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुमसे घर का एक काम भी नहीं होता। अगर अभी कहूंगी कि अपनी प्लेट रसोई में रखाओ तो तुमसे वो भी नहीं होगा। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे तुम तीनों ने इस घर के काम को करने का ठेका थोड़ी ले रखा है। जब ये दोनों भी इसी घर में रहती हैं तो इन्हें भी थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए। अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो हम खाने की टेबल खुद साफ कर देंगे, आप चिंता मत करो। अरे नहीं दीदी, हमारे होते हुए आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप सारा काम कर लेंगे। यही तो सारी बात है, तुम तीनों ने ही इन दोनों की आदत खराब कर रखी है। अरे माँ जी, आप खुद सोचो, छोटों के होते हुए बड़े काम करेंगे तो अच्छा थोड़ी ही लगता है। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगी। राजवती खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते सब लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन मानसी और दिशा अभी भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना ही खा रही होती हैं। हे भगवान, ये सारा खाना तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा पेट तो भरा ही नहीं। पता नहीं क्यों हमारी तो देवरानी भी हमारे खाने में कंजूसी करती है। दिशा और मानसी की ये बातें वो तीनों रसोई के दरवाजे से सुन लेती हैं, जिसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। पूरे घर का खाना खत्म करने के बाद भी इन्हें शर्म नहीं आती और कह रही है कि हम तीनों इनके खाने में कंजूसी करते हैं। अरे इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तीनों अकेले ही घर का सारा काम कर लेती हैं, इनसे कोई काम भी नहीं करवाती। अगर हमारे जितना ये काम करने लगी तो पता नहीं इनका क्या होगा। लेकिन एक बात का तो फायदा है, हमारे घर का खाना बच नहीं पाता। अगर ये खाना बचा दे तो बेचारे जानवरों को चला जाए, लेकिन इन्होंने तो हद ही पार कर दी है। चलो अब हम लोग अपने कमरों में चलते हैं। इन दोनों ने कहा था ना कि ये दोनों मिलकर खाने की टेबल को साफ कर लेंगे।
अरे हाँ, सही कहा तुमने, थोड़ा सा इन्हें भी तो काम करने देती हैं। वो तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद मानसी और दिशा खाना खाने के बाद कई देर तक खाने की टेबल पर ही बैठी रहती हैं। हे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। बिना हिले डुले काश हम ये पूरी खाने की टेबल को साफ कर पाते। चलो चलो, बहुत हुआ, अब हमें उठकर ये खाने की टेबल को साफ करना ही होगा। दोनों उठती हैं और धीरे धीरे खाने की टेबल को साफ करने लगती हैं, लेकिन एक थोड़े से काम में भी उनकी हालत बुरी हो जाती है। हे भगवान, मैं तो इन प्लेटों को वापस किचन में ले जाते ही थक गई हूँ। कब से मैं इस टेबल के दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये छूट ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? अरे बहुत हुआ, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कल सुबह वो तीनों अपने आप समय से इस टेबल को साफ कर ही देंगी। ऐसा कहकर मानसी और दिशा दोनों ही अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राजवती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे करम जली कलमुही, तुम दोनों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तो खा खा कर भैंस जैसी हो गई हो, और फिर एक काम बताओ तो वो भी तुमसे नहीं होता। राजवती की बातें सुनते ही दिशा और मानसी उठकर आती हैं और कहती हैं, अरे क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आपकी आवाज ने तो हमारे कान के पर्दे फाड़ दिए। आखिर क्या बात हो गई है? हे भगवान, इन दोनों का मैं क्या करूं? इस तरह तो ये सुधरने वाली नहीं। मुझे इन्हें सुधारने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। अरे माँ जी, क्या हुआ? अब क्यों आपकी जुबान को सांप सूंघ गया है? बोलो, क्यों चिल्ला रही थी इतनी सुबह सुबह? वो दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए तमन्ना, रेखा और अंजलि के साथ गांव जा रही हूँ। तुम दोनों को नहीं लेकर जा रही, क्योंकि घर में भी कोई समझदार इंसान चाहिए। अब तुम दोनों इतनी समझदार हो तो तुम्हें घर में ही रहना चाहिए। ये सुनते ही दिशा और मानसी दोनों चुप हो जाती हैं, जिसके बाद वो कहती है, अरे लेकिन माँ जी, हम दोनों अकेले इस घर की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? और फिर हम सभी के पति ऑफिस भी जाते हैं, उनका खाना भी बनाना होगा। अकेले हमसे ये सब कैसे होगा? जैसे अकेले तुम इतना सारा खाना ठूसती हो, वैसे ही अकेले इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसा कहकर राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं के पास जाती है और उन्हें गांव जाने के लिए तैयार कर देती है। कुछ ही देर में राजवती अपनी तीनों पतली बहुओं को लेकर गांव निकल जाती हैं, जिसके बाद घर में सारा काम फैला होता है। इतना सारा काम देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और मैं तो बस बेहोश होने ही वाली हूँ। हम अकेले काम कैसे करेंगे? अब हमारी तीनों देवरानियां भी यहाँ पर नहीं हैं। पूरे 1 घंटे सोचने के बाद दिशा और मानसी धीरे धीरे घर के काम करने लगती हैं। उन्हें काम करते करते रात के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हे भगवान, ये क्या मोटापे की वजह से मुझसे तो पोछा भी नहीं लगाया जा रहा। तुम पोछे की बात करती हो, मुझसे तो झाड़ू भी नहीं लगाई जा रही है और डस्टिंग भी नहीं की जा रही। अब मुझे समझ आया कि हमारी तीनों देवरानियां कितना काम करती थीं। दोनों की दोनों अपनी देवरानियों को याद करने लगती हैं। जिसके बाद रात का खाना अभी बनाना रह गया था। वो दोनों रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते खाना बनाते बनाते रात के 12 बज जाते हैं। अरे अरे, कितनी देर हो गई है, अभी तक खाना भी नहीं लेकर आई हो। एक ही दिन में इन दोनों का ये हाल है, पता नहीं बाकी के दिनों इनका क्या हाल होगा। अरे दिशा, तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। अरे अरे, तुम ये क्या कह रहे हो? माँ ने साफ मना किया है इनकी मदद करने के लिए। 12 बज गए हैं, और कितनी देर लगेगी खाना लाने में? तभी राजवती की दोनों मोटी बहू जैसे तैसे करके खाना बनाकर लाती हैं और राजवती की तीनों बेटों को खिला देती हैं। लेकिन पूरे दिन काम करने की वजह से रात को उनका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और वो दोनों भूखी ही सो जाती हैं। ऐसे ही रोजाना वो जैसे तैसे घर के काम करती, लेकिन काम करने के बाद वो खाना खा ही नहीं पाती, जिसके चलते उनका मोटापा धीरे धीरे घटने लगता है। अरे देखो जरा मानसी बहन, मेरा कितना मोटापा घटा है। हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे दिख रहा है। घर के काम करते करते हमारा पूरा मोटापा घट गया है। अब तो हम दोनों भी अपनी देवरानी और अपनी सास की कैटेगरी में आने लगी हैं। वो ऐसा बोल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर राजवती अपनी तीनों बहुओं को लेकर पहुंच जाती हैं और अपनी मोटी बहू को पतला देख हैरान रह जाती है।
अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। एक हफ्ते में ही तुमने अपना सारा वजन घटा लिया। हमें समझ आ गया है माँ जी, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया था, लेकिन इससे हमें बहुत फायदा हुआ। अब हमें घर के काम करने की आदत भी पड़ गई है और हमारा मोटापा भी घट गया है। आज से हम दोनों अपनी तीनों देवरानियों के साथ मिलकर घर के काम करवाया करेंगे। उस दिन के बाद से दिशा और मानसी दोनों अपनी देवरानियों के साथ मिलकर काम करवाने लगती हैं। ये सब देखकर राजवती बहुत खुश होती है और अपनी 5 बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गवार बहू की 4 मॉडर्न सौतन। सांझ की बेला बीत चुकी थी, घड़ी में 7 बज रहे थे। तभी चंपा चिल्लाती है, लाजो, आरियो लाजो। अरे मेरी बहरी बहू जिंदा भी है कि निपट गई? चंपा की चिल्लाहट सुनकर रसोई घर से भागती हुई उसकी बहू लाजो उसके पास आकर बोलती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? बेड़ा गर्क हो। अरे ये कैसे फीके रंग की साड़ी पहनी हुई है? आज के जमाने में सभी फैशन का जलवा दिखा रहे हैं। बस एक मेरी अतरंगी बेढंगी बहू है जिसका साज श्रृंगार से पाला ही नहीं पड़ा। बस मांग में लंबी चौड़ी लक्ष्मण रेखा खींची रहती है और रोज की तरह ललाट पर लाल बिंदी लगा लेती है। माँ जी, ये शौक श्रृंगार नई नवेली दुल्हनों पर शोभते हैं। मेरे ब्याह को 5 बरस बीत गए। अब मैं एक बहू और बीवी के साथ एक बेटी की माँ भी हूँ और आपको तो पता है मुझे शौक श्रृंगार नहीं बल्कि सादगी पसंद है। मेरी मंदबुद्धि बहू, अरे मर्दजात चटोरी लुगाई के जैसा होता है, रसमलाई देखते ही मुंह मारने को दौड़ता है। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? सिर्फ इतना ही कि सादगी छोड़कर थोड़ी लाली पाउडर लगा, थोड़ा लटके झटके दिखा, वरना फिर मत कहियो कि माँ जी ने समझाया बुझाया नहीं। भगवान न करे किसी रोज राजीव तेरे सीने पर मूंग दलने के लिए नए जमाने की मॉडर्न सौतन ले आए। एकाएक राजीव खुश मन से घर में दस्तक देता है। माँ, कहाँ हो आप? अरे राजीव बेटा, आज बड़े सवेर दफ्तर से लौट आया। क्या बात है, तेरे चेहरे पर ये किस खुशी की खुमारी दमक रही है? माँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए अब मुझे गांव से दूर शहर में रहकर काम करना होगा। कल सुबह ही निकलना है। राजीव के शहर जाने की खबर से लाजो का चेहरा फीका पड़ जाता है, मगर वह इस बात को राजीव पर जाहिर नहीं करती। लाजो सारी रात अपने पति को निहारती है। इसी बीच बिहान हो जाता है और राजीव शहर के लिए रवाना हो जाता है। ऐसे में सास के ताने बाने बेचारी बहू की विरह को बढ़ाने लगे। माँ जी, शहर से इनकी कोई चिट्ठी आई? चिट्ठी पत्री की तो बात तो बिसार ही दे। नौकरी का बहाना लगाकर मेरा बेटा तेरे गवारपन से उकताकर शहर गया है, तभी तो तेरी और तेरी बेटी की कोई खास खबर नहीं लेता। अब तक तो वह तुझे बिसार कर तेरी किसी मॉडर्न सौतन के साथ रास लीला रचा रहा होगा। ये सुनकर बेचारी बहू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वह पपक पपक कर रोते हुए बोलती है, माँ जी, राजीव मेरी मांग का सिंदूर ही नहीं बल्कि लाजो के ललाट की लाली है। वह मुझ गवार बहू का गौरव है। मुझे यकीन है वह अपनी बीवी के संग दगाबाजी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वह हर महीने पैसे भेजकर पति का फर्ज अदा नहीं करते। अरे मेरी गवार बहू, ये तेरी गलतफहमी है। मेरा बेटा तेरे लिए पैसे नहीं भेजता बल्कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करके मनी ऑर्डर भेजता है। तू मान या ना मान, मेरा मन कह रहा है कि राजीव ने तेरी मॉडर्न सौतन खोज ली है। चंपा की चिकनी चुपड़ी बात से बेचारी गवार बहू के मन में तूफान का सैलाब उफन पड़ता है। वह देर रात बिछौने पर लेटी खुद में बुदबुदाते हुए कहती है, अग्नि के साथ फेरे लेकर राजीव ने मेरी मांग सजाई थी। मैंने खुद को पवित्रता के साथ उन्हें सौंपा था। ऐसा करने से क्या मैं गवार हो गई? क्या सचमुच राजीव ने मेरे लिए शहर में मॉडर्न सौतन ढूंढ ली होगी? वह बेबसी बीवी बदरा की ओर ताकती, फपक फपक कर रोते हुए ऊँघते हुए नींद की गहराइयों में गोते लगाने लगती है। एक दिन, अरियो मेरी गवार बहू, देख तो जरा इतनी सबेर को दरवाजे पर कौन आया है? जी माँ जी। जैसे ही लाजो दरवाजा खोलती है तो सामने उसका पति राजीव अपनी 4 मॉडर्न बीवियों के साथ खड़ा होता है, जिसे देखकर लाजो को अपनी सास की बात सच होती दिखाई देती है और लाजो के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। राजीव, ये शहरी लड़कियां कौन है? हेलो सेनोरिटा, हम चारों अपना सेल्फ इंट्रो खुद देते हैं। मैं हूँ
रैना राजीव की फर्स्ट वाइफ। आई एम रीमा, राजीव की सेकेंड वाइफ। हम हैं शनाया और शेफाली, राजीव की लास्ट वाइफ। राजीव, तुम बुद्ध बनकर खड़े क्यों हो? क्या सचमुच ये चारों शहरी मॉडर्न तुम्हारी बीवी है? तुझ गवार को कोई बात एक बार में समझ नहीं आती क्या कि ये चारों मेरी बीवी और तुझ गवार की मॉडर्न सौतन है? मतलब माँ जी सच कह रही थी, इनसे शादी रचते तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? बंद करो अपने उलूल जुलूल सवाल। तुझ जैसी गवार बीवी के संग रहकर मैं बोर हो चुका था, इसीलिए मैं शहर गया था ताकि कोई मॉडर्न लड़की मिले। और मेरी बुलंद किस्मत तो देख, एक साथ 4 शहरी मॉडर्न लड़कियां मुझ पर मर मिटी। और फिर हम चारों ने राजीव से शादी कर ली। चारों मॉडर्न शहरी सौतन लाजो की आंख के सामने राजीव की बाह पकड़े कमरे की ओर बढ़ते हुए कहती हैं, अरे ओ बहन जी, स्टेचू बनकर सामने खड़ी क्या हो? जाने का रास्ता छोड़ो। और सुनो, फटाफट से 4 ब्लैक कॉफी बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। सुना नहीं तुमने? मेरी चारों मॉडर्न बीवियों ने कुछ कहा है। अब ये मेलो ड्रामा बंद करो और काम पर लग जाओ। राजीव का बदला रवैया देखकर बेचारी बहू के तलवों की जमीन छिन्न भिन्न हो चुकी है, मगर उसके पास कोई दूजा ठिकाना नहीं था। ऊपर से एक बेटी का बोझ, जाती भी कहाँ पति के साथ, सास का सताव भी बढ़ गया। देख ले मेरी गवार बहू, तेरी कमी के कारण आज राजीव तेरे लिए शहर से 4 मॉडर्न सौतन लाया है। अब तेरे साथ साथ ये मेरे भी सीने पर मूंग दलेंगी। दिन बीतते हैं और बेचारी बहू एक छत के नीचे अपनी 4 मॉडर्न सौतन के साथ रहने को मजबूर हो गई। उसकी शहरी सौतन सारा दिन उसे घर के कामों में उलझाए रखती। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी उसका खाना पीना बंद करके उसके पेट पर पाबंदी लगाकर उसकी दर्द को दोगुना कर रही थी। एक रात लाजो अपनी बेटी को गोदी में सुलाते हुए आंसू बहा रही थी। तभी उसे बगल के कमरे में हंसने की आहट आती है। राजीव, क्या कर रही हो? कंट्रोल योरसेल्फ। शेफाली, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसा शर्माना? ये तो राजीव की आवाज है, वो इतनी रात तक जाग रही है। लाजो अपनी नन्ही बेटी को सुलाकर खुली हुई खिड़की से भीतर झांकने लगती है। तभी वह देखती है कि राजीव की मॉडर्न बीवी शनाया और शेफाली उसकी बाहों में है और रायना रीमा उसके माथे को चूम रही हैं। ये देखकर वह गुस्से से झुंझुलाती हुई अंदर आती है। अयो बहन जी, ये क्या बदतमीजी है? आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? दूर हटो मेरे पति से। मुझे नहीं पता था कि शहर से आई तुम चारों मॉडर्न सौतन इतनी बेशर्म हो। इसमें बेशर्मी कैसी? हम चारों राजीव की पत्नी हैं। पत्नी का परिचय तुम मॉडर्न को पता भी है। एक सुहागन सपने में भी अपने सिंदूर को किसी गैर औरत से नहीं बांटती है। शारीरिक संबंध के पीछे पागल हुई बेहुदा औरत हो तुम। लानत है तुम पर। ये सुनकर राजीव गुस्से में लाजो को ताबड़तोड़ तमाचे मारते हुए उसे घसीटकर घर से निकालने लगता है। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझ गवार को, निकल अब। राजीव, ऐसा मत करो। हे भगवान, कुछ करो। काश कि ये सब कुछ एक बुरा सपना होता तो टूट जाता। ऐसा कहते हुए वह गवार बहू आंखें मूंद लेती है और वह खुद को अपने बिछौने पर पाती है जहां रोते हुए उस रात उसकी आंख लग गई थी। मैं अपने बिस्तर पर कैसे? कहीं वो चारों मॉडर्न सौतन मेरे राजीव को शहर तो नहीं ले गई? लाजो झुंझुलाहट के साथ घर के सभी कमरे रसोई रौंदने लगती है। तभी उसे हॉल में बैठा राजीव दिखता है, जिसकी गोद में उसकी बेटी थी और बगल में उसकी सास चंपा बैठी थी। लाजो समझ जाती है कि वह सब कुछ महज बुरा सपना था। अरे देख बहू, राजीव तेरे लिए शहर से कितने सारे तोहफे लाया है। ये साड़ियाँ, चूड़ियाँ, बालियाँ। क्या हुआ लाजो, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? वैसे माँ, अब मैं शहर नहीं लौटूंगा। अपने बाल परिवार के बीच इसी गांव में रहकर कमाऊंगा, ताकि आप लाजो और मेरी बिटिया मेरे नजर के साझे तो रहेंगे। ये सुनकर बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और लाजो भागकर अपने पति के गले लग जाती है और लाजो के मन से अपने पति के बदलने का मलाल सदा के लिए खत्म हो जाता है। साथियों, क्या आपको कभी सपने में अपने किसी करीबी के दूर जाने का अनुभव हुआ है?